हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो शेयर कर रही हूँ और ध्यान रखना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये क्लास 12th का एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ये कोई ब्रिज ऐसे नहीं है कि जैसे ब्रिज है उसके ऊपर से क्रॉस करके जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का नाम दिया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन इसका नाम क्यों है कि भाई व्हीटस्टोन क्या नाम है, कुछ बच्चे इसको ज़रा हिंदी में देखने लगते हैं, व्हीट है और स्टोन है तो ये किस टाइप का ब्रिज है। ये जो व्हीटस्टोन नाम है ये इसने साइंटिस्ट के ऊपर है जिसने इस ब्रिज को इम्प्रूव किया था। सैमुअल हंटर ने व्हीटस्टोन ब्रिज को इन्वेंट किया था और चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको इम्प्रूव किया था। तो जिस साइंटिस्ट ने इसको इम्प्रूव किया था उसके नाम पे ये व्हीटस्टोन नाम दिया गया है। सो पहली बात तो ये व्हीटस्टोन है, ये साइंटिस्ट का नेम है जिस साइंटिस्ट ने इस ब्रिज को, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इम्प्रूव किया था। अब क्या होता है ये भाई व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने बोला कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम है। सो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रखा है हमने। किस टाइप का सर्किट होता है तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पर, इसमें 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड रहते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि 4 रजिस्टर्स हैं और किस तरीके से ये कनेक्टेड रहते हैं उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे 4 रजिस्टर्स हैं और इन पॉइंट्स को, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने ए मार्क कर दिया है, ये बी है इसको मैंने सी मार्क कर दिया है और इसको डी मार्क कर दिया है। तो ये 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, इसको नेम डाल देते हैं इसका। दिस इज़ R1, ये R2 है, इसको डाल दिया मैंने R3 और ये डाल दिया मैंने R4, राइट। अक्रॉस 1 पेयर ऑफ डायगनली अपोजिट पॉइंट्स। अभी पूरा नहीं हुआ है, जब पूरा हो जाएगा मैं बता दूंगी। तो अभी ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अभी कुछ चीज़ें और हैं इसके अंदर। तो पहले तो इसके अंदर 4 रजिस्टर्स होते हैं, R1, R2, R3, R4, राइट। अक्रॉस 1 पेयर ऑफ डायगनली अपोजिट पॉइंट्स, डायगनली अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है। एक ए है, इसके डायगनली अपोजिट क्या है, सी। तो अक्रॉस 1 पेयर ऑफ डायगनली अपोजिट पॉइंट्स एक सोर्स यानी कि एक बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अक्रॉस 1 पेयर ऑफ डायगनली अपोजिट पॉइंट्स मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका EMF E है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा EMF क्या होता है, बस शॉर्ट में आप समझ लो वोल्टेज, यानी कि बैटरी का वोल्टेज जो है उसको E से दिखा रहे हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अक्रॉस 1 पेयर ऑफ डायगनली अपोजिट पॉइंट्स हमने एक बैटरी जो है वो कनेक्ट कर दी है। अब जो दूसरा पेयर है, बाकी 2 पॉइंट्स भी तो हैं अभी, तो 2 A और C के अक्रॉस तो बैटरी ज्वाइन कर दी। और जो B और D है, इन दोनों डायगनली अपोजिट पॉइंट्स के अलॉन्ग जो है एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो B और D पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को गैल्वेनोमीटर आर्म। दिस इज व्हाट, गैल्वेनोमीटर आर्म। और जहाँ बैटरी कनेक्ट करी है हमने, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैटरी आर्म। तो पहले तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस टाइप का सर्किट होता है ये। मैंने बताया अक्रॉस 1 पेयर ऑफ डायगनली अपोजिट पॉइंट्स बैटरी कनेक्टेड है, इसलिए इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बैटरी आर्म, राइट। अक्रॉस द अदर पेयर ऑफ डायगनली अपोजिट पॉइंट्स एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने अब बना दिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इस सर्किट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये सर्किट को दिमाग में बिठा लो। 4 रजिस्टर्स होते हैं इसमें, R1, R2, R3, R4। एक डायगनली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी होती है, दूसरे 2 डायगनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। एंड दिस सर्किट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज, इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम है। अब दूसरा करंट के लिए मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि यहाँ से सपोज करो करंट I आ रहा है, यहाँ से करंट I आ रहा है। ए पॉइंट पे जब करंट I पहुँचेगा तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 वायर है आगे जा रहे हैं, एक R1 है एक R2 है इधर। तो यहाँ पे जब I करंट आएगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने मान लिया जो ऊपर R1 वाला रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितना जा रहा है, I1। जस्ट मैंने लेट कर लिया कि ऊपर जो करंट जा रहा है I1 है और यहाँ पे जो करंट जा रहा है दिस इज I2, राइट।
अब ब्रिज बैलेंस कब होता है, तो मैं आपको पहले बैलेंस की बात बताती हूँ कि ब्रिज जो है बैलेंस्ड कब होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, जब भी जो मिडिल वाला ये गैल्वेनोमीटर आर्म है, बी और डी जो पॉइंट है, ये वाला वायर गैल्वेनोमीटर आर्म, जब गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर वाले आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करता। सो जब गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन आता है, कोई करंट नहीं आता है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर, तब हम ब्रिज को बोलते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई ब्रिज कब बैलेंस्ड है, तो ब्रिज कब बैलेंस्ड है, जब गैल्वेनोमीटर कैसा डिफ्लेक्शन शो करेगा, ज़ीरो, यानी कि नल पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो हम ब्रिज को बोलेंगे बैलेंस्ड। अब ऐसा कब होता है, जब R1 R2 का रेशो, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो, R1 R2 का रेशो किसके इक्वल होता है, इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्वल, R3 और R4। तो बैलेंस कब होता है ब्रिज, उसके लिए बैलेंस कंडीशन होती है, और बैलेंस कंडीशन क्या है, जब भी R1 अपॉन R2 का रेशो, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो बाकी इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, दैट इज R3 अपॉन R4 के इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन पे, इसको बैलेंस कंडीशन बोलते हैं, देन गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब मैंने माना था कि R1 में करंट जा रहा है I1, R2 में करंट जा रहा है I2, ऐसे मैंने इधर भी लेट कर लिया, R3 में करंट कितना जा रहा है I3, ये मैंने लेट कर लिया है, ठीक है। ऐसे इससे कुछ और भी लेट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं करंट को, किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग, अभी पढ़ेंगे। अभी पहले यहाँ देखो, इसके अंदर जो करंट जा रहा है, इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो मैंने मान लिया I4, तो मैंने करंट डिवाइड कर दिया है ये पूरा इसके अंदर। लेकिन बस अभी आपको मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ इस वाले वीडियो में कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कितने टाइप से होता है ये, यानी कि एक इसकी कंडीशन होती है कि बैलेंस्ड होता है, एक होता है कि अनबैलेंस्ड। दैट मीन्स अगर R1 R2 का रेशो R3 R4 के इक्वल ना आए तो फिर करंट ज़ीरो नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। R1 R2 का रेशो R3 R4 के इक्वल आएगा तभी करंट ज़ीरो होगा। अगर R1 R2 का रेशो R3 R4 के इक्वल नहीं है तो ब्रिज क्या है, अनबैलेंस्ड। सो बैलेंस के लिए ज़रूरी है R1 R2 का रेशो किसके इक्वल हो, R3 R4, तभी गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन ज़ीरो आएगा। तो पहले तो ये चीज़ समझ लें आप। और मैंने अभी आपको क्या बताया है, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कब होता है, तो बैलेंस्ड कब होता है, जब इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल होगा, यहाँ करंट ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसके बारे में बताती हूँ, और उसके बेसिस पर फिर आप फर्दर क्वेश्चंस जो हैं कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर मुझे बताएंगे कि आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं उसको या नहीं कर पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, उसका कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2 पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर इसका प्रिंसिपल पूछा जाए कि भाई व्हीटस्टोन जो ब्रिज है इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जब ज़ीरो आ जाता है तो ये बैलेंस्ड हो जाता है, उसके बेसिस पे ये काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। दूसरा बेटे, जब आपसे पूछा जाए कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ये जो सर्किट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लगेगा शुरू में आपको अजीब सा देखने में, फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो फिर बहुत आसान लगने लगता है ये चीज़। तो अभी आपसे पूछा जाए कि भाई इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप क्या कहेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी कि कोई अननोन रेजिस्टेंस आपके पास में है, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, और मैंने कहा उसको कैलकुलेट करके लाओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप वन ऑफ द रेजिस्टेंस की प्लेस पे, इसकी प्लेस पे अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर होगा जिसकी वैल्यू नोन होगी हमें पहले से ही, और इनकी वैल्यू को चेंज करके, ठीक है, इनको चेंज करके एडजस्ट करते रहेंगे तब तक जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या नहीं हो जाता, ज़ीरो। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में जो है कंडीशन आएगी नल डिफ्लेक्शन की, तो हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। क्या कंडीशन लगा के, R1 अपॉन R2 किसके इक्वल है, R3 अपॉन R4, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो यूज़ है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड रजिस्टर की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना।
सो इसका ये काम होता है कि ये स्टैंडर्ड रजिस्टर की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस की जो है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। अब मैं बताती हूँ उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि कैलकुलेट कैसे करोगे। मैंने एक वी स्टोन ब्रिज बना दिया है जिसमें मैंने यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है R1, दिस इज़ R1, ये कितना है 1 ओम लिया है। दिस इज़ 2 ओम, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ 2 ओम है और यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस है। और हमारा टारगेट क्या है, मैंने कहा है इसका नेट रेजिस्टेंस निकालिए, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस कॉम्बिनेशन का फाइनल रेजिस्टेंस, पूरे कॉम्बिनेशन का हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैंने इसको मार्क कर दिया कि ये R1 है, लेट कर लिया, ये R2 है एंड दिस इज R3, ये R3 है और ये R4 है। तो पहले काम होता है आपका, जो पहला काम है ये चेक करना कि ब्रिज हमारा बैलेंस है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है बैलेंसिंग चेक करना। तो पहले आप चेक करो R1 अपॉन R2 का रेशो क्या आ रहा है। ठीक है, दिस इज R1 कितना है 1 है, ये कितना है 2 है, तो यहाँ पे रेशो कितना आ रहा है 1/2। अब आप देखिए R3 अपॉन R4 का रेशो क्या आ रहा है। सो R3 अपॉन R4 को डिवाइड करके देखते हैं। R3 कितना है 2 है और R4 कितना है 4 है, तो ये 2/4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। सो दैट मीन्स कंडीशन क्या हो गई, R1 अपॉन R2 किसके इक्वल है R3 अपॉन R4। तो ब्रिज हमारा क्या हो गया, बैलेंस। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, R1 अपॉन R2 का रेशो किसके इक्वल आ गया, R3 अपॉन R4 के इक्वल आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो मैंने बताया था आपको, अगर ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर में जो है कैसा आता है, ज़ीरो करंट आता है, यानी कि नल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो IG करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और जब करंट गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इस वाले वायर में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। एक और चीज़, कुछ बच्चे पूछेंगे कि करंट यहाँ ज़ीरो क्यों हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, B और D पॉइंट का पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाए, सपोज करो B पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट है और D पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाए, x वोल्ट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और ज़ीरो हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि ओम्स लॉ ये बताता है करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तब करंट फ्लो करता है, फ्रॉम हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज। B पॉइंट का भी x है, इसका भी x है, दोनों का इक्वल है। ठीक है, किसी का भी वोल्टेज हाई नहीं है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो करंट कब फ्लो नहीं करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट ज़ीरो हो गया है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि B और D जो पॉइंट है दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम। जितना पोटेंशियल B पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल D पॉइंट का है। इस वजह से वो जो वायर है उसमें करंट नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब इसमें जब करंट ज़ीरो है बेटे, करंट जा ही नहीं रहा है, तो फिर ये तो बेकार है वायर, हटा देंगे इसे, तो उसका काम ही नहीं है जब इसमें करंट नहीं जा रहा, तो ये मैंने हटा दिया। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करूँगी मैं, इसके बाद में, क्योंकि मैंने दिख दिया है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो है, तो इस वायर में करंट ही नहीं जा रहा है, तो हम इस वायर को हटा देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रिमूव करूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप देख सकते हैं कि जब मिडिल वाले वायर में करंट नहीं जा रहा है, गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट ज़ीरो हो गया है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे और लिख देते हैं लैंग्वेज में, द मिडिल वायर और गैल्वेनोमीटर आर्म इज़ रिमूव्ड, उसको हमने रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है R1 और जो R3 है, देखिए बेटे, जितना करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि एक की तो वायर है ये ऐसे, क्योंकि मिडिल वाला वायर तो हमने हटा दिया। अब सिचुएशन देखो, जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा, यानी कि दोनों किस में है, सीरीज़ में, और सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सीरीज़ का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलता है, R1 + R2, सीधा ऐड कर देते हैं। तो अब क्या रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 और 3 का, ध्यान रखना ये 1 है R1 और ये R3 है, 1 और 3 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो 1 + 2 ऐड करके कितना आ गया, 3 ओम। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ऐड करके कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ऐसे ये दोनों भी आपस में किस में हो गए, अब ये सीरीज में हो गए, तो इसका भी निकाल लेते हैं रिजल्ट। अब किसका रिजल्ट निकालना है, 2 और 4 का,
यानी कि 2 और 4 का रिजल्ट निकाल रहे हैं। ये 2 है और ये 4 है तो ऐड हो जाएगा 2 + 4 कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो है इन दोनों को ये सीरीज में एक बन गए और ये दोनों सीरीज में एक बन गए। तो नेक्स्ट वाला जो सर्किट आप बनाएंगे उसको इस तरह से बनाएंगे कि अब 2 रेजिस्टेंस नहीं रह गए हैं, दोनों मिलकर एक रेजिस्टेंस बन गया है और ये मैंने सर्किट दिखा दिया। ये दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज में रिजल्ट, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस का R1 और R3 का आंसर कितना आया 3, तो मैंने यहाँ 3 ओम लिख दिया ये। ठीक है, ऐसे इन दोनों का सीरीज में आंसर कितना आया 6 ओम, तो मैंने यहाँ पे 6 ओम लिख दिया। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का पैरेलल का रिजल्ट निकाल के। सो पैरेलल में कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, 1/R1 + 1/R2, ये पैरेलल का फॉर्मूला रहता है। तो इसका मतलब फाइनल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का कितना आएगा, एक है हमारे पास 3, एक है 6, सो 1/3 + 1/6 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा 6 LCM आ जाएगा। ठीक है, 3 2 टाइम्स तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 रहेगा। सो 1/R क्या आ जाएगा 3/6। इसको रेसिप्रोकेट करना नहीं भूल जाना क्योंकि बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं आंसर को। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो R कितना आ जाएगा 6/3, दैट इज कैंसिल करके 2, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। सो दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे कॉम्बिनेशन का। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया है 2 ओम आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ज़रूरी नहीं है हमेशा एग्जाम में रेजिस्टेंस को लेकर ही आए, क्योंकि पिछले साल 2020 के पेपर में व्हीटस्टोन ब्रिज आया था कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस गिवन था, यानी कि कैपेसिटर कनेक्टेड थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस पे ही आएगा, ये कैपेसिटर के अंदर भी होता है आपके कॉम्बिनेशंस में। तो मैं बना के दे देती हूँ और उसको सॉल्व करेंगे, और या फिर मैं वीडियो में नेक्स्ट में आपको सॉल्व करा दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ देखिए मैंने कैपेसिटर का भी एग्जाम्पल दे दिया है। यहाँ पर ये C1 है, फर्स्ट वाला कैपेसिटर है, दिस इज C1, दिस इज C2 सेकंड कैपेसिटर है, ये थर्ड कैपेसिटर है और ये फोर्थ कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन दे दिया है। और यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है कुछ भी कैलोमीटर, सीधा बस वायर दिखा दिया है। और मैंने क्वेश्चन कहा आपसे कि A और C के बीच में, A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालो। तो बिल्कुल आपको साफ देखने से दिखाई दे रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और ब्रिज अगर बैलेंस्ड होता है, तो जो मिडिल वाला ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट क्या हो जाता है 0, और इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। तो आप देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। C1/C2 का रेशो देखो 1/1, C3/C4 का रेशो देखो 1/1। तो यहाँ तो कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, साफ पता चल रहा है आपको देखकर ही कि C1/C2 का रेशो किसके इक्वल है, C3/C4 के इक्वल है। तो ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये मिडिल वाले वायर में करंट क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो मिडिल वाला वायर है इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो वायर है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे इसे कि मिडिल वाले वायर में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। मैंने हटा दिया इसको, अब ये मैंने रिमूव कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। ये दोनों भी किस में है, सीरीज में। और जो इनका रिजल्ट आएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। लेकिन कैपेसिटेंस सीरीज में जो है कैसे निकलता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C। सीरीज में ध्यान रखना, S लिख दिया है समझाने के लिए। सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, 1/C1 + 1/C2, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो 1 और 3 का रिजल्ट ध्यान रखना किसका निकालना है मुझे, 1 और 3 का। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 और 3, C1 एंड C3। सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2। अब 1/C 1 और 3 का रिजल्ट कितना आएगा, ये दोनों सीरीज में, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मैंने लिख दिया 1/1 + 1/1। सो 1/C 1 और 3 का नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 1 LCM, 1 + 1 2। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे बेटे तो C13 का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी कि इन दोनों का मिला के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, दोनों का मिला के नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 1/2 माइक्रोफैरड। सिमिलरली इसका भी सेम आएगा क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है।
तो यहाँ भी निकाल लेते हैं, क्या है 2 और 4, यानी कि कैपेसिटेंस किसका 2 और 4 का रिजल्ट, तो 1/C2 प्लस 1/C4 इन दोनों का रिजल्ट निकाल लेते हैं। सेम आएगा पहले जैसा ही, कितना है 1/1 प्लस 1/1, तो 1 LCM 1 + 1 2, और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है, तो C24 कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो इसको 1/2 माइक्रोफैरड। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस है, जो इक्विवेलेंट आ गया दोनों का निकल के, वो कितना आ गया 1/2, और इधर भी इन दोनों का कितना आ गया 1/2। तो अब हम नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों की प्लेस पे बस एक ही कैपेसिटर बनाएंगे, और यहाँ भी इन दोनों की प्लेस पे बस एक ही कैपेसिटर बनाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखो मैं नेक्स्ट सर्किट को रिड्यूस करती हूँ और फर्दर, अब ये 2 कैपेसिटर की प्लेस पे मैंने यहाँ पर एक सिंगल कैपेसिटर दिखा दिया है, ठीक है। ऐसे इस वाले वायर में इन दोनों कैपेसिटर की प्लेस पे मैंने एक सिंगल कैपेसिटर, क्योंकि मैंने दोनों का रिजल्ट फाइंड कर लिया है, नेट रिजल्ट कितना आएगा। अब हमारा सर्किट ये बन जाएगा, ठीक है। पहले वाले सर्किट को रिड्यूस करते चले जाते हैं, तो अब इसकी प्लेस पे ये आ गया। कितना आंसर आया था 1 और 3 का, C13 कितना आया था 1/2 माइक्रोफैरड। 2 और 4 का रिजल्ट C24 1/2 माइक्रोफैरड ये आया था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1/2 माइक्रोफैरड। पैरेलल में कैपेसिटेंस सीधा ऐड होता है डायरेक्ट, तो यानी कि पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे निकलता है C1 + C2, डायरेक्ट ऐड कर दो। रेजिस्टेंस से अलग फॉर्मूलेज होते हैं बेटे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के। अब यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर देंगे तो फाइनल कैपेसिटेंस आ जाएगा, यानी कि फाइनल कैपेसिटेंस कैसे आएगा C13 + C24 दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 1/2 + 1/2, यानी कि नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 2 LCM, ऊपर भी 2 कैंसिल करके 1, यानी कि नेट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। तो पूरे कॉम्बिनेशन का फाइनल कैपेसिटेंस कितना आ गया है 1 माइक्रोफैरड। होपफुली जो मैंने आज आपको समझाया है बेसिक है बेटे। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन भी प्रूव करनी होती है कि R1/R2 का रेशो R3/R4 के इक्वल किस कंडीशन पे आता है, उसको प्रूव करना होता है पूरा हमें, ठीक है। तो मैंने अभी वो प्रूव नहीं कराया है। अभी आज इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बेसिक सी चीज़ें बताई हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड कब होता है, अनबैलेंस्ड कब होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं जब वो बैलेंस्ड होता है। ध्यान रखना, मैंने अभी बताया कैसे उसको सॉल्व करते हैं जब वो बैलेंस्ड होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और आज का जो आपका वीडियो है उसमें आपको इतना ही समझना है और बैलेंसिंग वाले जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चंस हैं वही कैलकुलेट करने हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आए हैं जो भी मैंने आपको कराए हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत सारे बच्चे हैं जो वॉच करते हैं लेकिन ये कुछ नहीं बताते हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो जल्दी से जल्दी फिर मैं आपकी लाइव क्लासेस भी आगे स्टार्ट कर पाऊँगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि लाइव क्लासेस पे भी हम जल्दी आएँ।